जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने परिवार में। दोस्तों, अपनी जो सीरीज चल रही थी राजस्थान सामान्य अध्ययन या राजस्थान जीके की, उसको अपन कंटिन्यू जो है प्रश्नोत्तरी के माध्यम से एक एक चैप्टर लेके चल रहे थे। उसके बाद में हमने ये बात करी थी कि एक एक चैप्टर को अपन डिटेल से पढ़ेंगे विस्तार रूप से, और बहुत कम समय में थ्योरी के साथ अपन पढ़ लेंगे। तो आज अपन शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान के एकीकरण से, यानी इतिहास का जो पहला चैप्टर है राजस्थान का एकीकरण। इसको बहुत ही कम समय में, यानी मात्र और मात्र एक क्लास में इसको पूरा कर लेंगे, बिल्कुल थ्योरी से पढ़ लेंगे संपूर्ण एकीकरण। तमाम जो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा होने वाली है, जैसे मान लो नेक्स्ट अपनी जो एग्जाम है वो सीईटी का, उसको टारगेट लेके अपन जो है इस पाठ्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो अपना चैप्टर है वो चैप्टर है राजस्थान का एकीकरण। तो राजस्थान के एकीकरण के बारे में संपूर्ण ए से लगा के जेड तक सारी बातें करेंगे और एक ही चैप्टर में बातें करेंगे। आप कंटिन्यू जुड़े रहना, लास्ट तक जुड़े रहना। 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका जो एकीकरण का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, शुरुआत करना है। सबसे पहले अपन राजस्थान के एकीकरण की बात करते हैं। तो एकीकरण का मतलब ये होता है कि जब पहले जो है वो सामंती शासन था, उसके बाद में ब्रिटिश सरकार ने जो है शासन किया था, उसके बाद में जो है कई क्रांतिकारियों ने मिलकर राजस्थान का एक पूरे प्रदेश को एक राजस्थान बनाया गया, उसमें लोकतंत्र लागू किया गया। उसके उसी एक एक बात को बोलते हैं अपन राजस्थान का एकीकरण। यानी एक उसका मुख्यमंत्री होगा, उसका राज्यपाल होगा, और उसको बाद में जो लोकतंत्र के आधार पर उसको बांटा गया था। तो पूरा राजस्थान एक राजधानी होगी। उस आधार पर अपन राजस्थान के एकीकरण की बात करेंगे। तो राजस्थान को एकीकरण को शुरू करने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है कि भारत आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जब देश अपना आजाद हुआ था, उस आजादी के समय अपने जो ब्रिटिश सरकार जो शासन कर रही थी, उस ब्रिटिश सरकार में जो है किस पार्टी का प्रधानमंत्री था। तो वो पार्टी थी मजदूर दल। कौन सी पार्टी थी? मजदूर दल का तो प्रधानमंत्री था, उसका नाम था क्लेमेंट एटली। तो आप आजादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लेमेंट एटली था। तक कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो जेबी कृपलानी था। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी था। इस बात को आपको याद रखना है कि जब देश अपना आजाद हुआ था उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली था। वो मजदूर दल का जो है वो प्रधानमंत्री था, मजदूर दल से संबंधित था। उस समय अपने भारत का जो है कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी था। उसी समय अपना भारत का वायसराय की बात करें तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। ये अपना देश आजाद हुआ था, किस रिपोर्ट के आधार पर अपना देश आजाद हुआ था? तो लॉर्ड माउंटबेटन रिपोर्ट के आधार पर अपना देश आजाद हुआ था। उसके बाद में फिर याद रखना है, भारत 15 अगस्त 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन रिपोर्ट के आधार पर अपना देश जो है वो आजाद होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि भारत किस रिपोर्ट के आधार पर आजाद हुआ था? तो माउंटबेटन रिपोर्ट के आधार पर अपना देश क्या होता है? आजाद होता है। उसके बाद याद रखना अगला टॉपिक है, यह रिपोर्ट ब्रिटेन की संसद में 3 जून 1947 को पारित हुई थी। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि माउंटबेटन रिपोर्ट ब्रिटिश की संसद में कब पारित हुई थी? तो वो हुई थी 3 जून 1947 को। कब हुई थी? 3 जून 1947 को रिपोर्ट कब पारित हुई थी? 3 जून 1947 को पारित हुई थी। उसको प्रस्तावित कब किया गया था? प्रस्तावित की गई थी, उसको प्रस्तावित किया गया था 18 जुलाई 1947 को पारित हो गई थी। यानी इस रिपोर्ट को जो है ब्रिटेन की संसद में 3 जून 1947 को पारित किया गया, और इसको 18 जुलाई 1947 को जो है ये पारित हो गई थी। उसके बाद में याद रखना है, एकीकरण के लिए रियासती आयोग का गठन हुआ था 5 जुलाई 1947 को। क्वेश्चन आ सकता है कि एकीकरण के लिए रियासती आयोग का गठन कब हुआ था? किसका? रियासती आयोग का। रियासती आयोग का गठन कब हुआ था? तो रियासती आयोग का जो गठन है वो आपको बताना है 5 जुलाई 1947 को हुआ था। उसके बाद में इसका अध्यक्ष जो है वो कौन बना था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको क्या किस नाम से जानते हैं? भारत का लौह पुरुष कहते हैं, भारत का बिस्मार्क कहते हैं। तथा इसका सचिव है वो कौन बने थे? वीपी मेनन। यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि जब अपना जो है एकीकरण शुरू हो रहा था उस समय रियासती आयोग का गठन हुआ था। वो गठन हुआ था 5 जुलाई 1947 को। उसके अध्यक्ष बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उसके सचिव बने थे वीपी मेनन। कौन बने थे? वीपी मेनन इसके जो है सचिव बने थे। उसके बाद में एकीकरण में सर्वाधिक योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो अपना राजस्थान के पूरे भारत का जब एकीकरण हुआ था उस समय सबसे अधिक योगदान किस पुरुष का रहा था, किस क्रांतिकारी का रहा था? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको भारत का बिस्मार्क कहते हैं, और लौह पुरुष के भारत का लौह पुरुष के नाम से इनको जाना
माना जाता है। इसके बाद में अगला टॉपिक याद रखना है अपने को कि एकीकरण के दौरान राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि एकीकरण के दौरान राजस्थान में कुल रियासतें कितनी थी, तो आप क्या बताओगे, कुल 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी, 19 रियासतें थी। उसके अलावा याद रखना 3 ठिकाने थे, 19 रियासतें और क्या थे, 3 ठिकाने थे। 3 क्या थे, ठिकाने। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था उस समय राजस्थान में कुल देशी रियासतें कितनी थी, तो 19 थी। ठिकाने कितने थे, तो क्या थे, 3 ठिकाने थे। अपन 19 रियासतें उनको भी अपन डिटेल से देखेंगे कौन कौन सी थी। उसके बाद में एक था अपना केंद्र शासित प्रदेश, एक था केंद्र शासित प्रदेश, वो कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा। क्या था, अजमेर मेरवाड़ा, जिसका 2 कार्यालय थे। एक कार्यालय था उसका था माउंट आबू में और दूसरा कार्यालय था अजमेर में। सर्दियों में वो कहां रहते थे, अजमेर में, और गर्मियों में वो कहां रहते थे, माउंट आबू में। यानी अपने प्रदेश के अंदर, अपने राजस्थान के अंदर गर्मियों में ज्यादा गर्मी पड़ती है, सर्दियों में ज्यादा सर्दी पड़ती है। तो सर्दियों में जो है वो जो है अंग्रेज कहाँ रहते थे, गर्मियों में माउंट आबू में रहते थे और सर्दियों में अजमेर में वो रहते थे। तो यानी याद रखना है कि एकीकरण के समय राजस्थान में 19 कुल रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थान आपसे कोई पूछ ले तो स्थान कितने बताओगे, 2। यानी प्रदेशों के स्थान तो कितने बताओगे, 2। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी थी, तो 1 थी। वो कौन सी थी, अजमेर मेरवाड़ था। वो इससे क्या बोलते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में देखिए, इसके बाद में अपनों को याद रखना है, इसके बाद में अपनों को याद क्या रखना है कि एक उसी समय अपना जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था उसी समय एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी। क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकते हैं कि एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तो एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक रियासत। कौन सी थी, टोंक। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का जब एकीकरण चल रहा था उसमें राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तो वो कौन सी थी, टोंक, जिसको नवाबों की नगरी कहा जाता है। और एकमात्र जाट रियासत कौन सी थी, वो थी धौलपुर। धौलपुर क्या थी, धौलपुर और भरतपुर 2 रियासतें थी, वो कौन सी थी, जाटों की रियासत थी। यानी यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि मुस्लिम रियासतें कितनी थी, 1 थी। जाटों की रियासतें कितनी थी, 2 थी। मुस्लिम रियासत कौन सी थी, तो वो कौन सी थी, टोंक, जिसको नवाबों की नगरी कहता है। और जाट रियासतें 2 थी, 1 थी धौलपुर, 1 थी भरतपुर। तो 2 जाट रियासत थी और 1 ही मुस्लिम रियासत थी। उसके बाद में याद रखना अधिकांश रियासतों ने रियासतें राजपूतों की थी। यानी मैक्सिमम जो रियासतें थी, ज्यादातर जो राजस्थान के अंदर शासन करते थे वो शासन कौन करते थे, राजपूत शासन करते थे। यानी राजपूत शासक ज्यादातर थे। उसके बाद में क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान के एकीकरण समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, सबसे नवीन रियासत कौन सी थी, सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी। ये क्वेश्चन अपने एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, मारवाड़। सबसे बड़ी कौन होगी, मारवाड़। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एकीकरण के समय सबसे बड़ी कौन सी होगी, जोधपुर। सबसे बड़ी कौन सी होगी, जोधपुर होगी। और जोधपुर को अपन कह सकते हैं मारवाड़ रियासत थी। दूसरी बात, सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, शाहपुरा। सबसे छोटी कौन सी थी, शाहपुरा थी। ठीक है, तो सबसे बड़ी कौन सी, मारवाड़। सबसे छोटी कौन सी, शाहपुरा। उसके बाद में सबसे नवीन कौन सी थी, और सबसे प्राचीन पूछा जा सकता है, सबसे प्राचीन कौन सी थी, मेवाड़। सबसे प्राचीन कौन सी थी, मेवाड़। और सबसे नवीन कौन सी थी, झालावाड़ थी। 4 क्वेश्चन यहां से उठ सकते हैं। सबसे पहला क्या सकता है कि सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, मारवाड़। सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, शाहपुरा। सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी, मेवाड़। और सबसे नवीन रियासत कौन सी बनी थी, झालावाड़। सबसे नवीन कौन सी बनी थी, झालावाड़ बनी थी। यह से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब 19 रियासतें अपन अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 3 ठिकाने कौन कौन से थे। उसके बाद अब रियासतों में ठिकानों में क्या फर्क होता है, ठिकाने जो अपने शासकों के सामंतों के अधीन थे और एक बड़े जागीर को ये जो है कुछ जो क्षेत्र उनको दे दिया जाता है वो ठिकाने थे। उनको कुछ कुछ हद तक उनको आजादी नहीं थी। ठीक है, ठिकाने कौन कौन से थे, निमराना, अलवर, लावा, टोंक, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। लावा, टोंक, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, निमराना, अलवर। राजस्थान का एकीकरण के बारे में थोड़ी सी जानकारी शुरुआत में अपने को क्या क्या रखनी है। सबसे पहली बात, भारत का जब राजस्थान एकीकरण चल रहा था उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो मजदूर दल का था, क्लेमेंट एटली था। और उसके जो है वो जो अपना देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उस समय
कौन सी रिपोर्ट लागू की गई थी, तो क्लेमेंट एटली रिपोर्ट के आधार पर अपना देश आजाद होता है। उसके बाद में याद रखना है कि रियासती आयोग का गठन किया गया था, वो गठन कब हुआ था, 5 जुलाई 1947 को। इसके अध्यक्ष किसको बनाए गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाए गए थे। इसके सचिव किसको बनाए गए थे, वीपी मेनन को बनाए गए थे। जब राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ था उस समय देशी रियासतें कितनी थी, 19 थी। कितनी थी, 19 थी। ठिकाने कितने थे, 3 थे। ठिकाने कितने थे, 3 थे। एक क्या था, अपना केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कितने थे, 1। यानी संख्या आपसे पूछ ले केंद्र शासित प्रदेशों की कितनी थी, 1 थी। उस आपसे यह पूछा जा सकता है कि केंद्र शासित प्रदेशों के स्थान कितने थे, तो आप बताओगे 2। पहला हो गया अजमेर मेरवाड़ा, दूसरा हो गया माउंट आबू। स्थान 2 हो गए। यानी गर्मियों में माउंट आबू में रहते थे, सर्दियों में अजमेर में रहते थे। 3 ठिकाने कौन कौन से हो गए, निमराना, अलवर, लावा, टोंक, कुशलगढ़, बांसवाड़ा। निमराना, अलवर, लावा, टोंक, कुशलगढ़, बांसवाड़ा, ये हो गए 3 ठिकाने। फिर आपसे क्वेश्चन आ सकता है शुरुआत के अंदर कि जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था उस समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो आप बताओगे मारवाड़। कौन सी थी, मारवाड़। आपसे मारवाड़ क्वेश्चन है, जोधपुर आ सकता है। तो दोनों में से आपको याद रखना है कि सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़, सबसे छोटी रियासत, और सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, सापुरा। सबसे छोटी कौन सी होगी, सापुरा। सबसे प्राचीन कौन सी होगी, मेवाड़। सबसे प्राचीन कौन सी याद रखोगे, मेवाड़ रखोगे। सबसे नवीन कौन सी याद रखोगे, झालावाड़। सबसे नवीन कौन सी याद रखोगे, झालावाड़ रखोगे। अब क्या है कि अपन 7 चरण पढ़ेंगे। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान का एकीकरण जो है वो कितने चरणों में कंप्लीट हुआ था, कितने चरणों में कंप्लीट हुआ था, ये क्वेश्चन भी अपने से आ सकता है। देखिए मैं यहां से कुछ आपको डाउट क्लियर कर देता हूं शुरुआत के अंदर। तो राजस्थान का जो एकीकरण है, राजस्थान का एकीकरण है, वो एकीकरण में कुल चरण कितने थे, तो आप बताओगे सर राजस्थान में कुल एकीकरण में चरण कितने थे, 7 थे। कितने चरण बताओगे, 7 चरण थे। राजस्थान में एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी, तो आप बताओगे सर 18 मार्च 1948 को। 18 मार्च 1948 को एकीकरण की शुरुआत हुई थी। सर एकीकरण पूरा कब हुआ था, यानी संपन्न कब हुआ था राजस्थान का एकीकरण, तो आप बताओगे राजस्थान का जो एकीकरण है वो 1 नवंबर 1956 को क्या होता है, संपन्न होता है। बात समझ में आ गई क्या, यानी एकीकरण राजस्थान में कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में हुआ था। स्टार्ट कब हुआ था, 18 मार्च 1948 को। पूरा कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। आपको यह भी याद रखना है कि राजस्थान दिवस कब मनाते हैं, 30 मार्च को मनाते हैं। कब से मनाते हैं, 1949 से मनाते हैं। कब से मनाते हैं, 1949 से मनाते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। अपने जो है जब अपना 5वां जब चरण चल रहा था उस 5वें चरण के अंदर 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को देश में क्या हो जाता है, लागू, लोकतंत्र लागू हो जाता है। उसके बाद में जो है वो राज प्रमुख, उपचार उपराज प्रमुख वगैरह वगैरह के जो है पद हटा दिए जाते हैं। उनकी जगह राज्यपाल के, मुख्यमंत्री के पद सर्जित कर दिए जाते हैं। तो ये अपने शुरुआती डिटेल थी किसके बारे में, राजस्थान के एकीकरण के बारे में। अब अपन क्या करेंगे, अब एक एक क्या है अपन चरणों के बारे में देखेंगे। उसके पहले मैं आपको 7 चरणों के पहले कुछ नाम बता देता हूं। क्या बता देता हूं, कुछ नाम आपको मैं बता देता हूं कि राजस्थान में कुल एकीकरण में चरण कितने थे, 7 चरण थे। कितने थे, 7 चरण थे। देखिए एकीकरण के समय कुल चरण कितने थे, 7 चरण थे। 7 चरणों के नाम पूछे जाते हैं। 7 चरणों के क्या पूछे जाते हैं, नाम पूछे जाते हैं। उसके क्या करता है, प्रधानमंत्री का नाम पूछा जाता है। उसके अलावा क्या पूछा जाता है, उद्घाटनकर्ता का नाम पूछा जाता है। उसके अलावा क्या पूछते हैं, राज प्रमुख पूछते हैं। उसके अलावा क्या पूछते हैं, दिनांक पूछते हैं। क्या पूछते हैं, दिनांक भी पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, दिनांक भी। तो आपको एक एक नाम याद रखना है, तारीख याद रखनी है, उपराज प्रमुख याद रखना है, और उसके उद्घाटनकर्ता याद रखना है, और दिनांक याद रखनी है। ये आपको बातें कुछ याद रखनी है, शुरुआत में बताऊंगा। उसके बाद में 7 चरण को अपन डिटेल से देखेंगे। पहला चरण कौन सा हो गया, मत्स्य। पहला चरण कौन सा है, मत्स्य। मत्स्य में कौन सी रियासतें मिली, ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। पहले चरण में कौन सी आई, ABCD। पहले में कौन सी आई, ABCD। कौन सी आई, ABCD। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। आपको इतना सा याद रखना है। पहले चरण के प्रधानमंत्री कौन थे, शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत सबसे पहले। देखिए यहां से याद करने की टिप थोड़ी सी आपको याद रखनी है। जैसे पहला चरण है मत्स्य। पहले चरणों के नाम याद रखना है, मत्स्य, पूर्व, संयुक्त वृहत संघ और राजस्थान और वर्तमान राजस्थान। 7 चरण हो गए। मत्स्य, पूर्व, संयुक्त वृहत, संयुक्त वृहत,
राजस्थान और वर्तमान राजस्थान, ये अपने क्या थे, 7 चरण थे। तारीख आपसे पूछी जाती है, तारीख आपसे यहीं से याद रखना है, कुछ अंक आपको याद रखना है। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 30, 15, 26, 1, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1, 3 बार 48 लगा दो, 3 बार 48 लगा दो, 2 बार 49 लगा दो, 1 बार 50 और 1 बार 56, हो गया बात। यानी 3 बार 48, 2 बार 49, 1 बार 50 और 1 बार 56, सामने लगा तो 19, 19, 1948, 1948, 1949, 1949, 1950 और 1956। अब महीने पूछे जाते हैं, महीने भी पूछे जाते हैं, तारीख पूछते हैं, महीना पूछते हैं, साल पूछते हैं। तारीख पूछते हैं, महीना पूछते हैं और क्या पूछते हैं, साल पूछते हैं। तो पहला कौन सा हो गया, चरण कौन सा हो गया, मत्स्य। मत्स्य में क्या याद रखोगे, 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948, मार्च मार्च अप्रैल, मार्च मार्च अप्रैल मार्च, याद रखना है, मार्च मार्च अप्रैल मार्च, मार्च मार्च अप्रैल मार्च, ठीक है। मई जनवरी नवंबर, मई जनवरी नवंबर, यानी पहले चरण की तारीख यहां से आपको याद रखनी है, 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948, पहले चरण की जो है उसका पहला चरण कब हुआ था, 18 मार्च 1948। दूसरा हुआ था 25 मार्च 1948, दूसरा कब हुआ था, 25 मार्च 1948। तीसरा कब हुआ था, 18 अप्रैल 1948, तीसरा कब हुआ था, 18 अप्रैल 1948। चौथा कब हुआ था, 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949। अपन राजस्थान दिवस मनाते हैं 30 मार्च को, कब से मनाते हैं, 1949 से मनाते हैं। इस दिन क्यों मनाते हैं, कि राज्य एकीकरण तो अपना 1 नवंबर 1956 को हुआ था, पहले क्यों मनाते हैं, क्योंकि इनमें 4 बड़ी देशी रियासतों का सम्मिलित हुआ था, JJJB, जयपुर जोधपुर जैसलमेर बीकानेर। कौन कौन सी, JJJB, जयपुर जोधपुर जैसलमेर और बीकानेर। उसके बाद में 15 मई 1949, अगला कौन सा हो गया, 15 मई 1949। उसके बाद में छठा हो गया 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। इस दिन अपने देश में क्या हो जाता है, लोकतंत्र लागू हो जाता है और राजस्थान के लिए, एक प्रदेश के लिए एक मुख्यमंत्री का पद सर्जित कर देते हैं। और अंतिम कौन सा कब हो गया, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956। 18 मार्च 1948 से क्या होती है, शुरुआत होती है। कब तक चलता है, 1 नवंबर 1956 तक चलता है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एकीकरण के समय कुल समय कितना लगा था, एकीकरण में कुल समय कितना लगा था, तो आप बताओगे 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का क्या लगता है, कुल समय लगता है। राजस्थान का एकीकरण में कुल समय कितना लगता है, 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगता है। अब आपको याद रखना है उनके क्या कुछ तारीख आपको याद रखनी है। मत्स्य चरण एक बार फिर बोल देता हूं, मत्स्य, पूर्व, संयुक्त वृहत, संयुक्त वृहत, राजस्थान और राजस्थान संघ, ये अपने को हो गए 7 चरण हो गए। पहले चरण के क्या याद रखना है, आपको दोबारा जो दूसरी स्टेप आती है, पहले चरणों के नाम, दूसरे उनकी तारीख और तीसरा हो गया उनका प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री ऐसे याद रखना, सीधा सीधा, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, दोबारा याद रखना है, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, ये क्या थे, प्रधानमंत्री थे। इसी के साथ अपने को उद्घाटन करता याद रखना, इसी के साथ ही अपने को क्या रखना है, उद्घाटन करता याद रखना है, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, 4 चीज याद रखना है। उसके बाद में क्या हो जाता है, लोकतंत्र लग जाता है, ठीक है। तो कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, शोभाराम कुमावत, शोभाराम कुमावत, गोकुलबाल असावा, गोकुलाल असावा, माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, ये हो गया क्या, 4 प्रधानमंत्री। उसके बाद में पद किसका आ जाता है, मुख्यमंत्री का पद आ जाता है, कौन से चरण में, 6वें चरण में, ठीक है। फिर पूछते हैं उद्घाटन करता, उसके पहले गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल चोडिल चाचा पटेल, एनवी गोडगिल, एनवी गोडगिल, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यह क्या हो गया, उद्घाटन करता। तो यहां से क्वेश्चन आते हैं कि आपसे पूछ लेते हैं उद्घाटन करता, तो आप बताओगे गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल, गोडगिल गोडगिल चाचा पटेल। आपसे पूछता है पीएम, तो पीएम आप क्या बताओगे, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। देखिए यहां पे क्या लिखा है, बीच में राज प्रमुख, राज प्रमुख भी पूछे जाते हैं, उपराष्ट्र प्रमुख भी पूछे जाते हैं। पहले चरण की राजधानी भी पूछी जाती है,
वो आप आगे बताएंगे। तो पहले चरण के जो राज प्रमुख थे वो उदयभान सिंह धौलपुर, धौलपुर के राजा थे, उसका नाम था क्या, उदयभान सिंह, उदयभान सिंह धौलपुर। दूसरे चरण के जो राज प्रमुख कौन थे, भीम सिंह कोटा, कौन से, भीम सिंह कोटा थे। तीसरे चरण के जो है राज प्रमुख थे भोपाल सिंह उदयपुर, भोपाल सिंह उदयपुर। चौथे चरण के राज प्रमुख थे वो कौन से, मान सिंह सेकंड, मान सिंह सेकंड थे, वो कहाँ के थे, आमेर के थे। दोबारा देखना है, पहले चरण के राज प्रमुख थे उदयभान सिंह धौलपुर, दूसरे चरण के भीम सिंह कोटा, तीसरे चरण के भोपाल सिंह उदयपुर, और चौथे चरण के राज प्रमुख कौन थे, मान सिंह सेकंड, मान सिंह सेकंड। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे, मनोनीत हीरालाल शास्त्री थे। उनको शपथ किसने दिलवाई थी, मान सिंह ने दिलवाई थी। किसने दिलवाई थी, मान सिंह ने। जब पहले उसके बाद में जब अपना अगले चरण में जब लोकतंत्र लागू हो जाता है तो उसके बाद में क्या करता है, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाते हैं, कौन है, राज्यपाल। तो 26 जनवरी 1950 से अपने देश में लोकतंत्र लागू हो जाता है, यानी राज प्रमुख की जगह पद किसका आ जाता है, राज्यपाल का आ जाता है। किसका आ जाता है, राज्यपाल का। तो जो है तो उसके बाद में जो निर्वाचित सीएम बने थे मोहनलाल सुखाड़िया, उनको शपथ किसने दिलवाई थी, गुरुमुख निहाल सिंह, जो अपने राजस्थान के पहले जो क्या थे, राज्यपाल थे। पहले क्या थे, राज्यपाल थे, पंजाब के निवासी थे। तो ये हो गए कुछ डिटेल अपने चरणों के बारे में। यानी पहले में आई एबीसीडी, दूसरे में आई बाबू जाड़ू की को परसाटो, ये अपन आगे डिटेल से और देख लेंगे, ठीक है। देखिए उसके बाद में अपने सामने आ गया पहला चरण। कौन सा आ गया, पहला चरण है। स्पष्ट दिख रहा है आपको, देखिए पहला चरण, पहला चरण आपको दिख रहा है। राजस्थान के एक के 7 चरण है। कितने चरण है, 7 चरण है, 7 क्या है, चरण है, ठीक है। सातों चरणों को एक एक डिटेल से पढ़ेंगे। पहला चरण, पहले चरण का नाम क्या है, मत्स्य। आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान का जो एकीकरण होता है उसमें पहले चरण का क्या नाम था, मत्स्य। कब हुआ था, 18 मार्च 1948, 18 मार्च 1948 को राजस्थान का कौन सा चरण होता है, पहला चरण होता है। इस चरण के अंदर 4 रियासतें मिली थी। कितनी रियासतें मिली थी, 4 रियासतें मिली थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। आप ऐसे याद रख सकते हो। पहले में कौन आई, एबीसीडी। पहले में कौन आई, एबीसीडी। पहले में कौन सी आई, एबीसीडी आई, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। उसके बाद पूछा जाता है 4 रियासतें थी और एक ठिकाना था, वो कौन सा था, निमराना अलवर। कौन सा आया था, निमराना अलवर। हमने बताया था कि 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठिकाना कौन सा, पहले चरण में कौन सा आया, निमराना अलवर। कौन सा आया, निमराना अलवर। इसमें क्या गया था, शामिल किया गया था। यानी ऐसे याद रखना, 4 रियासतें थी, एक ठिकाना था। रियासतें कौन कौन सी थी, एबीसीडी। ऐसे याद रख लो, क्या थी, एबीसीडी, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। उसके बाद मत्स्य संघ का उद्घाटन किसने किया था, उद्घाटन हुआ था लोहागढ़ भरतपुर में। कहां पर हुआ था, लोहागढ़। स्थान पूछ लेते हैं कब हुआ, कहां पर हुआ था, तो कौन हुआ था, लोहागढ़ भरतपुर के अंदर। किसने किया था, गोडगिल ने। आपको मैंने पहले ही बताया था, उद्घाटन करता, उसके बाद में अपने प्रधानमंत्री बताए थे, उसके बाद में राज प्रमुख बताए थे, चरणों के नाम बताए थे। तो पहले चरण के उद्घाटन करता कौन है, एनवी गोडगिल, एनवी गोडगिल। तो पहले चरण का क्या हो गया, उद्घाटन करता एनवी गोडगिल हो गए। उद्घाटन कहाँ किया था, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में किया था। मत्स्य संघ की राजधानी कहाँ थी, अलवर। देखिए पहले माई एबीसीडी, राजधानी किसको बनाया, एक को। किसको बनाया, एक को। किसको बनाया, एक को क्या बनाया, राजधानी। तो पहले माई एबीसीडी, अलवर को बनाया राजधानी, अलवर को क्या बना दिया, राजधानी बना दिया। उसके बाद में देखना, राज प्रमुख धौलपुर का उदयभान सिंह था। राज प्रमुख किसको बनाया गया था, अलवर, अलवर के उदयभान सिंह को। धौलपुर के किसको बनाया था, उदयभान सिंह को बनाया था। प्रधानमंत्री बनाया था शोभाराम कुमावत। प्रधानमंत्री बने थे शोभाराम कुमावत। उपराज प्रमुख बने थे करौली के गणेश पाल वासुदेव, गणेश पाल वासुदेव। आपसे यहाँ पे 2 बातें याद रखनी है, उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख बने थे गणेश पाल। क्या थे, गणेश पाल। गणेश पाल क्या बने थे, इसके उपराज प्रमुख बने थे। राज प्रमुख कौन बने थे, धौलपुर के उदयभान सिंह। धौलपुर के क्या बने थे, उदयभान सिंह क्या बने थे, यहाँ के राज प्रमुख बने थे। पहला चरण, दोबारा मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। पहला चरण का उसका नाम है मत्स्य संघ।
पहले चरण का नाम क्या बताओगे? मत्स्य संघ। उसका डेट क्या बताओगे कि पहला चरण कब हुआ? 18 मार्च 1948 को। उसके बाद में 4 बड़ी रियासतें मिली थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। एबीसीडी क्या आई? रियासत। एक क्या मिला? ठिकाना। कौन सा मिला? निमराना, अलवर। राजधानी किसको बनाया गया था? अलवर को बनाया था। इसके प्रधानमंत्री कौन थे? तो शोभाराम कुमावत। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? एनवी गॉडगिल थे। राज प्रमुख किसको बनाया गया था? उदयभान सिंह धौलपुर को। उपराज प्रमुख किसको बनाया था? गणेश पाल वासुदेव। वो कहाँ के थे? वो थे करौली के शासक थे। तो ये बातें थी अपने राजस्थान के एकीकरण के पहले चरण के बारे में। देखिए दूसरा चरण, दूसरा चरण देखिए। पहले चरण के बारे में कुछ बातें और याद रखनी है कि पहले चरण का नाम किस व्यक्ति के कहने पे मत्स्य संघ रखा था। तो पहले चरण का जो नाम है वो नाम नाम के मुंशी के कहने पर इसका नाम क्या था? क्या था? मत्स्य संघ रखा था, जिसका विरोध भरतपुर के राजकुमार मान सिंह देशराज ने किया था। विरोध करने वाले भी मिलते हैं, विरोध करने वाले भी मिलते हैं। तो इतना से याद रखना है कि मत्स्य संघ का नाम जो है किसके कहने पर रखा था? के.एम. मुंशी के कहने पर रखा था। अगला है मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री जुगल किशोर चतुर्वेदी थे। उप प्रधानमंत्री हालांकि नहीं पूछते हैं, फिर भी आप याद रख सकते हैं कि पहले चरण के उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? वो बने थे जुगल किशोर चतुर्वेदी। इस चरण में रियासत की वार्षिक आय 184 लाख थी। ये क्वेश्चन आ सकता है। पहले चरण यानी मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी है? तो वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख रुपए थी। आबादी लगभग कितनी थी? 18 लाख। आबादी कितनी थी? 18 लाख थी। आबादी थी 18 लाख। तो आपको आय पूछते हैं तो बताओगे 184 लाख। आबादी आपसे पूछते हैं तो आप आबादी बताओगे कितनी? आबादी थी 18 लाख। उसके बाद में होता है अपना दूसरा चरण। कौन सा आता है? दूसरा चरण आता है। देखिए दूसरे चरण में क्या क्या आता है, याद रखनी है। सबसे पहले बात याद रखनी है आपको दूसरे चरण का। तो दूसरे चरण का नाम क्या था? तो दूसरे चरण का नाम था पूर्व राजस्थान। क्या था? पूर्व राजस्थान। इसका गठन कब हुआ था? तो गठन हुआ था 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948 को क्या होता है? दूसरे चरण का क्या होता है? गठन ही होता है। दूसरे चरण का नाम क्या है? पूर्व राजस्थान। क्या है? मत्स्य, दूसरा पूर्व। गठन कब होता है? 25 मार्च 1948। इस चरण में 9 रियासतें मिली थी। कौन सी में कितनी मिली थी? 9। आप इसी से याद रखना है। बाबू झाड़ू कीको परसाटो। बाबू झाड़ू कीको परसाटो। पहले में एबीसीडी, दूसरे में आई बाबू झाड़ू कीको परसाटो। बाबू झाड़ू कीको परसाटो। बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। ये कुल रियासतें कितनी आई थी? 9। रियासतें कितनी है? 9। किशनगढ़, टोंक, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक। ये कुल रियासतें कितनी है? और बांसवाड़ा, बांसवाड़ा मौजूद कुशलगढ़ जो है ठिकाना इसमें शामिल किया गया था। उन 9 रियासतें कितनी आई थी? 9 रियासतें। ठिकाना कौन सा आया था? कुशलगढ़, बांसवाड़ा। कौन सा आया था? कुशलगढ़। और कुशलगढ़ यहाँ पड़ता है बांसवाड़ा। ये कि इसमें क्या गया था? ठिकाना शामिल किया गया था। तो ये बातें यहाँ पे याद रखनी है। तो पहले में एबीसीडी, दूसरे में बाबू जाड़ू की कोपर साटो। उनकी फुल फॉर्म आपके क्या है? सामने है। देखिए उसके बाद में पूर्व राजस्थान का उद्घाटन कोटा दुर्ग में गोडगिल ने किया था। गोडगिल, गोडगिल चाचा पटेल उद्घाटन करता, याद रखो लोगे ना। गोडगिल, गोडगिल चाचा, पहले के गोडगिल, दूसरे के भी गोडगिल। तो दूसरे चरण के जो उद्घाटन करता है वो उद्घाटन करता कौन है? एनवी गोडगिल थे। कहां पे किया था? कोटा दुर्ग में किया था। कहां पे किया था? कोटा दुर्ग में जो है इसका क्या होता है? उद्घाटन होता है। उसके बाद में अगली बात याद रखनी है, पूर्व राजस्थान की राजधानी कोटा को बनाया गया था। पहले की किसको बनाया था? अलवर को। दूसरे की किसको बनाया गया था? कोटा। दूसरे चरण की राजधानी कहां हो गई? कोटा हो गई। राज प्रमुख कोटा का शासक था भीम सिंह। दूसरे चरण के राज प्रमुख कौन बने? कोटा के शासक भीम सिंह। कौन बने थे? भीम सिंह। उपराज प्रमुख बने थे बूंदी का शासक बहादुर सिंह। उपराज प्रमुख बना था बूंदी का शासक बहादुर सिंह। प्रधानमंत्री बने थे गोकुलाल असावा। गोकुलाल असावा। इधर प्रधान कुमावत, असावा, वर्मा शास्त्री। उदाहरणकर्ता गोडगिल, गोडगिल चाचा पटेल। तो दूसरे चरण की जो राजधानी है कोटा को बनाया गया था। प्रधानमंत्री किसको बनाया था? कोटा के राजा भीम सिंह को। उपराज प्रमुख बूंदी के शासक बहादुर सिंह को। प्रधानमंत्री गोकुलाल असावा। उसके बाद में इस एकीकरण के दौरान दूसरे चरण के अंदर
राजस्थान शब्द का प्रयोग इसी अर्थात दूसरे चरण में किया था, यानी राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग कौन से चरण में हुआ था? तो दूसरे चरण में हुआ था। राजस्थान शब्द का किस था? राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग कौन से चरण में हुआ था? तो दूसरे चरण में हुआ था। हालांकि इस समय तक राजस्थान शब्द को मान्यता प्राप्त नहीं थी। दूसरे चरण की आपको आय पूछे तो आप बताओगे 1,90,00,000, 1,90,00,000। पहले चरण की आय थी 184 करोड़, दूसरे चरण की थी 1,90,00,000 और आबादी कितनी? 23.5 लाख। दूसरे चरण की आबादी कितनी थी? 23.5 लाख। कुल रियासतें 9 रियासतें शामिल की गई थी, आबादी भी ज्यादा थी और आय भी ज्यादा थी। तो ये अपना हो गया कौन सा चरण है? दूसरा चरण। तो दूसरे चरण के बारे में थोड़ी सी बातें मैं फिर से आपको क्या कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। दूसरा चरण है, और दूसरे चरण का नाम है पूर्व राजस्थान। कब हुआ था? 25 मार्च 1948। कितनी रियासतें मिलाई गई? 9 रियासतें मिलाई गई थी। कौन कौन सी थी? बाबू जाड़ोकी को परसठ, आप इतना सा याद रखना। उसके बाद में जो ठिकाना कौन सा मिलाया गया था? कुशलगढ़ बांसवाड़ा। उसके बाद में राजधानी पूछा तो राजधानी कहाँ बताओगे? कोटा। कोटा दुर्ग में इसका क्या हुआ था? उद्घाटन हुआ था। किसने किया था? एनवी गॉडगिल ने किया था। प्रधानमंत्री कौन बने थे? गोकुललाल आसावा। इसके राज प्रमुख कौन बने? कोटा के भीम सिंह। उसके उपराज प्रमुख कौन बने थे? बूंदी के बहादुर सिंह। बूंदी के बहादुर सिंह क्या बने थे? इसके उपराज प्रमुख बने थे। एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का दूसरे चरण में प्रयोग किया गया था। वार्षिक आय कितनी थी? वार्षिक आय थी 1,90,00,000 और जो है आबादी कितनी थी? 23.5 लाख क्या थी? आबादी थी। उसके बाद में अगली बात, अगला चरण हो गया अपना कौन सा? तीसरा चरण। तीसरा चरण का आपके बारे में वही बात याद रखनी है। चरण कौन सा आ गया? तीसरा। चरण कौन सा आ गया? तीसरा आ गया। तीसरे चरण का नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान। तीसरे चरण का नाम क्या हो गया? संयुक्त राजस्थान। कौन सा राजस्थान हो गया? संयुक्त राजस्थान हो गया। तीसरे चरण का नाम क्या हो गया? संयुक्त राजस्थान। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948। 18, 25, 18 मार्च, मार्च अप्रैल, 18, 25, 18 मार्च, मार्च अप्रैल। तो 18 अप्रैल 1948 को चरण होता है। वो चरण कौन सा होता है? तीसरा चरण होता है। नाम क्या है? संयुक्त राजस्थान। क्या हो गया? संयुक्त राजस्थान। यानी दूसरे में मिला, पहले में एबीसीडी, दूसरे में बाबू जाड़ोकी को परसठो, उसमें मिला पहला, बन गया कौन सा? तीसरा। तीसरे में कौन सा आया? संयुक्त राजस्थान। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 से। इसके बाद में याद रखना है इसके बारे में कि इस चरण में पूर्व राजस्थान में उदयपुर नई रियासत को शामिल गया था। दूसरे में मिला, यानी पहले में आई एबीसीडी, दूसरे में बाबू जाड़ोकी के ऊपर सटो, दूसरे में मिला पहला, दूसरे में मिला उदयपुर, बन गया कौन सा? तीसरा। यानी दूसरे चरण की सभी रियासतें मिला के उसके बाद में किसको मिलाया गया था? उदयपुर को मिलाया गया था। किसको मिलाया गया था? उदयपुर को मिलाया गया था। तो वो चरण कौन सा बन गया? तीसरा। उसके बाद में कुल रियासतें कितनी हो गई? 10 हो गई। कुल रियासतें कितनी हो गई? 10। कि 9 तो कौन सी होगी? दूसरे चरण की। एक हो गया उदयपुर। उसके बाद में राज प्रमुख किसको बनाया था? मेवाड़ के राजा भूपाल सिंह को। किसको बनाया था? भूपाल सिंह को। एक बात यहाँ पे ये भी याद रखनी, भूपाल सिंह ने एकीकरण के समय एक मीटिंग बुलाई थी अलग राज्य गठित करने के लिए। उसके बाद में उपराज प्रमुख बना था कोटा का भीम सिंह। उपराज प्रमुख कौन बना था? कोटा का भीम सिंह। प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा, कुमावत असावा वर्मा शास्त्री। माणिक्यलाल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा तीसरे चरण के क्या थे? प्रधानमंत्री बने थे। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। गोडगिल, गोडगिल चाचा, पटेल। तीसरे चरण के हो गए कौन हो गए? चाचा। चाचा किसे कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। को कहते हैं? जवाहरलाल नेहरू को कहते हैं। वार्षिक आय पूछे तो वार्षिक आय कितनी थी? 3.16 करोड़। 3.16 करोड़। इसकी आबादी जो निर्धारित नहीं थी। आपसे पूछ ले कि तीसरे चरण यानी संयुक्त राजस्थान की आबादी कितनी थी? तो निर्धारित नहीं थी। आपसे आय पूछ ले तो आप बताओगे 3.16 करोड़। ये थी उनकी वार्षिक आय। तीसरा चरण की फिर मैं रिपीट कर देता हूं। तीसरा चरण, और तीसरे चरण का नाम क्या रखोगे? संयुक्त राजस्थान। कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948। कितनी रियासतें मिली थी? टोटल 10 रियासतें। 9 तो हो गई दूसरे चरण की, एक मिल गया उदयपुर। इस तीसरे चरण के, और तीसरे चरण का जो है वो राज प्रमुख किसको बनाया गया था? उदयपुर के यानी मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह को। उपराज प्रमुख बनाया गया था किसको? कोटा के भूपाल सिंह को। कोटा के भूपाल सिंह को, भीम सिंह को। उसके बाद में प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। इसका संयुक्त राजस्थान
जो है उसका उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उसकी वार्षिक आय कितनी थी? तो वार्षिक आय कितनी बताओगे आप? 3.16 करोड़। वार्षिक आय कितनी थी? 3.16 करोड़ थी। उसके बाद में चरण आ जाता है, अगला चरण कौन सा आ जाता है? चौथा चरण। चौथा चरण का नाम क्या है? चौथा चरण का नाम बताओगे? वृहत राजस्थान, यानी बहुत बड़ा राजस्थान। चौथे चरण के अंदर राजस्थान की अधिकांश रियासतों का क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। क्या हो जाता है? विलय हो जाता है। यानी चार राजस्थान की चार सबसे बड़ी रियासतें थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, वो कौन से चरण में आके शामिल होती है? तो वो होती है कौन से चरण में? चौथे चरण में होती है। तो कहते हैं कि इस समय राजस्थान का एकीकरण मान लेते हैं और इसी दिन से राजस्थान के राजस्थान दिवस की क्या मनाना क्या कर देते हैं? शुरू कर देते हैं। तो चौथा चरण है। चौथा चरण का नाम क्या है? वृहत राजस्थान। कब हुआ था? 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 राजस्थान दिवस मनाते हैं। कब? 30 मार्च को। कब मनाते हैं? 30 मार्च को मनाते हैं। कब से मनाते हैं? 1949 से मनाते हैं। कब से मनाते हैं? 1949 से मनाते हैं। इसका मतलब चौथा चरण जो हो गया, उस चौथा चरण कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को हुआ था। बातें याद रखनी। रियासतें कितनी मिली थी? चार बड़ी रियासतें। कितनी मिली थी? चार बड़ी रियासतों। इसमें क्या होता है? विलय होता है। कौन कौन सी थी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जे जे बी, इतना याद रखना। जे बी। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। राजधानी बनाया गया जयपुर को। राजधानी किसको बनाया गया था? जयपुर को बनाया गया राजधानी। और इसके बाद में शामिल की कुल इसमें 14 रियासतें शामिल हो गई थी। यानी तीसरे में मिला जेजेबी। तीसरे में कौन सा मिला? जेजेबी। बन गया कौन सा? चौथा। चौथे में आया जेजेबी। तो बन गया, चार चरण हो गए, तो 14 कुल रियासतें इसके अंदर शामिल हो जाती है। ठीक है, 10 प्लस 4 कितने हो गए? 14। अब बची कितनी है? 5 रियासतें बची है। देखिए इसके बाद में देखिए, देखिए चार बड़ी रियासतों शामिल होने के कारण राजस्थान का लगभग जो है एकीकरण मान लिया जाता है। इसलिए प्रति वर्ष 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। हमने बात करी थी कि इसके अंदर अधिकांश सबसे बड़ी खूब सारी रियासतें जो है शामिल हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि लगभग राजस्थान क्या हो जाता है? एकीकरण हो जाता है। इसलिए इस दिन क्या हो जाता है? राजस्थान दिवस मनाना शुरू कर देते हैं। इस चरण की राजधानी जयपुर को बनाया गया था। राज प्रमुख मान सिंह सेकंड को बनाया था। जयपुर के शासक उस टाइम थे कौन से? मान सिंह सेकंड थे। कौन थे? मान सिंह सेकंड जो है इसमें जो है जयपुर के शासक थे आमेर के। उपराज प्रमुख बनाया गया था भीम सिंह कोटा को। उपराज प्रमुख किसको बनाया था? भीम सिंह कोटा को। तथा प्रधानमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री। प्रधानमंत्री कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री बने थे। देखिए, राजधानी बनाया था जयपुर को। राज प्रमुख किसको बनाया था? जयपुर के मान सिंह सेकंड को। और याद रखना है, उपराज प्रमुख बनाया था कोटा के भीम सिंह, भूपाल सिंह को। कोटा के भीम सिंह को क्या बनाया था? इसके अंदर उपराज प्रमुख बनाया गया था। वृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख, इसके अंदर एक पद और सृजित हो जाता है। पहले चरण में क्या था? सिर्फ राज प्रमुख। दूसरे में चरण में आया था राज प्रमुख, उपराज प्रमुख। तीसरे में भी राज प्रमुख, उपराज प्रमुख। चौथे में आ जाता है राज प्रमुख, उपराज प्रमुख और महाराज प्रमुख। तो महाराज प्रमुख किसको बनाया था? मेवाड़ के भोपाल सिंह को। मेवाड़ के भोपाल सिंह को उपराज प्रमुख बने थे। यानी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि चौथे चरण के राज प्रमुख कौन थे? मान सिंह सेकंड थे। आपसे पूछा जाता है कि चौथे चरण के उपराज प्रमुख कौन थे? तो कोटा के भोपाल सिंह। आपसे पूछता है भोपाल सिंह। तो इसके बाद में आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो अपने चौथा चरण है उसके महाराज प्रमुख कौन थे? महाराज बने थे भोपाल सिंह। कौन बने थे? भोपाल सिंह बने थे। इसके बाद में याद रखना, इस चरण का उद्घाटन वल्लभ भाई पटेल ने जयपुर के सिटी पैलेस में किया था। चौथे चरण का उद्घाटन कहाँ होता है? जयपुर के सिटी पैलेस में होता है। कहां पर होता है? जयपुर के सिटी पैलेस में इसका क्या होता है? उद्घाटन होता है। उसके बाद में जयपुर को राजधानी सत्यनारायण राव समिति के आधार पर बनाया गया था। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जयपुर को जो राजधानी बनाया था वो किसके आधार पर बनाया गया था? किसके आधार पर बनाया गया था? तो समिति का आपसे नाम याद रखना है, सत्यनारायण राव समिति। कौन सी समिति है? सत्यनारायण राव समिति के आधार पर जो है वो जयपुर को क्या बनाया गया था? राजधानी बनाया गया था। उसके बाद में अपना चरण आता है अगला। वो चरण कौन सा आता है? पांचवा चरण। कौन सा आता है? पांचवा चरण आता है। पांचवा चरण का आपसे पहले सबसे पहले वही बात अपने क्या रखनी है? नाम याद रखना है। उसके बाद में क्या रखनी है? डेट याद रखनी है। उसके बाद प्रधानमंत्री, वो चीजें याद रखनी है।
तो यानी कि इसके बाद में जो है ये सेम जो चौथे चरण में थे वो सेम सेम किस में आ जाते हैं, पांचवें चरण में। तो पांचम जो चरण था, पांचवा चरण था, उसका नाम था संयुक्त वृहत राजस्थान। यानी कि जो चौथा मिला, चौथा में कौन सा मिला, पहला मिला, कौन सा हो गया, पांचवा हो गया। चौथे में कौन सा मिला, पहला, बन गया कौन सा, पांचवा। यानी पहले चरण की जितनी भी रियासतें थी वो इसमें चौथे मिला के बना दिया कौन सा, पांचवा चरण। इस चरण के दौरान वृहत राजस्थान, मत्स्य संयुक्त वृहत, वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को शामिल किया गया था। मत्स्य संघ कौन सा है अपना, पहला है। वृहत कौन सा है, चौथा है। तो वृहत राजस्थान के अंदर पहले को मिला गया, बन गया पांचवा। पंचम चरण की राजधानी जयपुर को ही बनाया गया था। यानी चौथे चरण की राजधानी कौन थी, दोबारा देख, एक बार दूसरे में थोड़ी क्या कर देता हूं, तो रिपीट कर देता हूं। पहले चरण की राजधानी अलवर, दूसरे की कोटा, तीसरे की उदयपुर, चौथे की जयपुर, आज की जयपुर। चौथे चरण के बाद में राजधानी चेंज नहीं हुई थी। दोबारा, पहले की अलवर, दूसरे की कोटा, तीसरे की उदयपुर, चौथे की जयपुर, और आज की भी क्या हो जाएगी, जयपुर हो जाएगी। ठीक है। तो पांचवें चरण है, उस चरण की क्या है, राजधानी जयपुर बनाया गया था। राजप्रमुख मान सिंह सेकंड थे, उपराजप्रमुख भीम सिंह थे कोटा के, प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। उसके बाद में प्रधानमंत्री चेंज नहीं हुए थे। उससे जस्ट अगला जो छठा जो चरण हुआ था उस समय लोकतंत्र लागू हो जाता है, और लोकतंत्र के बाद में जो है पूरे भारत का एक प्रधानमंत्री बनता है। एक प्रदेश का बनाया गया था मुख्यमंत्री, उस समय पहली बार जो है मुख्यमंत्री का पद सर्जित हो जाता है। तो प्रधानमंत्री बने थे हीरालाल शास्त्री। तो पांचवें चरण में पहले चरण को मिलाया गया था, बन गया था पांचवा। राजधानी उसी जयपुर को बनाया गया था, और राजप्रमुख मान सिंह सेकेंड था, उपराजप्रमुख कौन सा, भीम सिंह कोटा था, प्रधानमंत्री किसको बनाया था, हीरालाल शास्त्री को बनाया था। इसके बाद में अगली बात अपने को याद रखनी है छठवें चरण के बारे में। किसके बारे में, छठवें चरण के बारे में अपने को याद रखना है। छठवां चरण है, छठवां चरण की सबसे पहले वही बात, सबसे पहले क्या याद रखनी है अपने को, तारीख याद रखनी है। छठा जो चरण हुआ था उस चरण का नाम क्या रखना है, राजस्थान संघ। क्या नाम रखना है, राजस्थान संघ, इसका जो है नाम रखना है। इसके बाद में राजस्थान संघ, और इसकी जो तारीख है वो क्या थी, 26 जनवरी 1950। देश में क्या हो जाता है, लोकतंत्र लागू हो जाता है। देश में क्या हो जाता है, लोकतंत्र लागू हो जाता है। देश में लोकतंत्र के वो लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। इस दौरान, इस चरण के दौरान संयुक्त वृहत में सिरोही रियासत को शामिल किया गया था। यानी जो संयुक्त वृहत था, संयुक्त वृहत यानी पांचवा मिला, सिरोही बन गया कौन सा, छठवा। पांचवा कौन सा मिला, सिरोही बन गया कौन सा, छठवा। तो इसमें संयुक्त वृहत राजस्थान जो संघ है उसके अंदर किसको मिलाया गया था, सिरोही को, और बन गया कौन सा, छठा चरण। राजस्थान संघ के गठन के समय देश में संविधान लागू होने के कारण प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया गया था। यानी ये बात याद रखनी है कि जब देश में लोकतंत्र लागू हो गया था उस समय पूरे देश का एक प्रधानमंत्री बनाया गया था, और उसके बाद प्रदेश का एक क्या बनाया था, सीएम बनाया गया था। पहली बार क्या होता, मुख्यमंत्री का पद सर्जित किया गया था। वो कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। यानी इसी दिन क्या होता है, संविधान लागू होता है, लोकतंत्र लागू होता है। तो पहले जो है और मनोनीत सीएम बने थे अपने हीरालाल शास्त्री, कौन से चरण के दौरान बने थे, तो बताओगे छठे चरण के दौरान। उसके बाद में याद रखना है, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री को शपथ किसने दिलवाई थी, तो वो दिलाई थी मान सिंह सेकंड ने। उसमें पहली बार जो शपथ दिलाने वाले थे वो कौन थे, मान सिंह सेकंड थे। वो उस समय क्या थे, राज प्रमुख थे। क्या थे, छठे चरण के राज प्रमुख थे। तो शपथ किसने दिलवाई थी, मान सिंह सेकंड ने, क्योंकि उस समय तब तक जो है वो राजस्थान के अंदर राज्यपाल का पद सर्जित नहीं था। यानी कुल मिला के उस समय तक अपने राजस्थान का कोई राज्यपाल पद पर नहीं बैठा था, इसलिए शपथ किसने दिलवाई थी, राज प्रमुख मान सिंह सेकंड ने दिलवाई थी। अगला और अपना अंतिम जो चरण है वो चरण कौन सा है, सातवां चरण। कौन सा है, सातवां चरण। अपना जो वर्तमान राजस्थान है उस राजस्थान के अपन सातवें चरण में बात करते हैं। चरण का नाम याद रखना है, सातवां चरण, और सातवां चरण का नाम है वर्तमान राजस्थान। ऐसे कुछ भी कह सकता है, राजस्थान कह सकते हैं। देखिए सातवें चरण के बारे में सबसे पहले सप्तम चरण का नाम वर्तमान राजस्थान, यानी पांचवें के बाद में सेम सेम जो है वो तीनों चरणों का नाम याद रखना है। चरण कब हुआ था, 1 नवंबर 1956। यानी डेट शुरुआत बताई थी 18, 25, 18, 30, 15, 26 1। तो वो चरण कौन सा है अपना, सातवां। कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। इसके बारे में याद रखना है, इस चरण के दौरान राजस्थान संघ में अजमेर मेरवाड़ा को बुलाया गया। किसको, अजमेर मेरवाड़ा को। यानी अपने को शुरुआत में बात करी थी
कि राजस्थान में कुल 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या तो थी, 1 स्थान थे 2, एक तो था अजमेर स्थान, एक तो था अजमेर स्थान, दूसरा था माउंट आबू। दूसरा कौन था? माउंट आबू। अंग्रेज गर्मियों में कहाँ रहते थे? माउंट आबू में रहते थे। सर्दियों में कहाँ रहते थे? अजमेर में रहते थे। तो स्थान कितने हो गए? 2। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई? तो 1 है। तो इस चरण के अंदर राजस्थान यानी छठवें चरण में किसको मिला दिया था? अजमेर मेरवाड़ा को और माउंट आबू देलवाड़ा को। यहाँ पे याद रखना है कि सुनेल टप्पा जो है वो उसमें एमपी में था, और जो सिरोही है, सॉरी, जो सुनेल टप्पा है ना, ये अपने राजस्थान का था, वो किसमें दिया गया था? एमपी को। और एमपी का सिरोही जो किसमें लिया गया था? अपने राजस्थान में। और अपना 7वां जो चरण है वो कंप्लीट किया गया था। इस प्रकार सिरोही एक एकीकरण के दौरान 2 चरणों में शामिल होता है। एक तो अपने क्या हो गया? तीसरे चरण में आ गया था सिरोही, और अपने दूसरी बार कहां पे आ गया था? 7वें में। क्योंकि सिरोही जो पहले किसमें आता था? एमपी में आता था। और सुनील टप्पा जो आते हैं अपने राजस्थान में, सुनील टप्पा किसमें दिया गया था? एमपी में। और एमपी से लिया गया किसको? सिरोही को। तो 7वें चरण में दोबारा किसको शामिल करते हैं? सिरोही को। उसके बाद में सुनील टप्पा जो मध्य प्रदेश से लिया गया था, जो वर्तमान में झालावाड़ में है। उसके बाद में याद है सुनील टप्पा के बदले राजस्थान से कि सिरोंज बाग को 7वें चरण में राजस्थान में शामिल किया गया था। 7वें चरण के बारे में फिर याद रखना है, 7वें चरण में राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित हो गया था। यानी 7वां जब चरण आया था उस समय जो है वो राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद सर्जित हो जाता है। और प्रथम जो राज्यपाल बने थे वो बने थे गुरुमुख निहाल सिंह, जो पंजाब के रहने वाले थे। कहाँ गए थे? पंजाब के। पूर्ण एकीकरण के समय राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाया गया था मोहनलाल सुखाड़िया। किसको बनाया था? मोहनलाल सुखाड़िया को। ये भी कौन से सीएम थे? मनोनीत सीएम थे, निर्वाचित नहीं थे। तो अपन ने जो है सारे 7 चरणों के बारे में चर्चा कर ली। 7वें चरण के बारे में थोड़ी सी बुधवार देख ले। 7वें चरण के किसको मिलाया गया था? एक तो तारीख 1 नवंबर 1956। उसके अंदर राजस्थान जो संघ था, 6वां जो चरण था, उसमें किसको मिलाया गया था? अजमेर मेरवाड़ा को, आबू देलवाड़ा को और सुनील टप्पा को। इस प्रकार सिरोही का एकीकरण 2 बार हो जाता है। सुनील टप्पा मध्य प्रदेश से लिया गया था। कहां से लिया गया था? मध्य प्रदेश से लिया गया था, जो वर्तमान में झालावाड़ जिले में। किसमें? झालावाड़ में। सुनील टप्पा के बदले राजस्थान के सिरोंज बाग को मध्य प्रदेश को दिया था। किसको दिया था? सिरोंज प्रदेश को दिया था। 7वें चरण के राज प्रमुख स्थान पे किसका पद आ जाता है? राज्यपाल का पद आता है। और राजस्थान के पहले जो राज्यपाल बने थे वो बने थे गुरुमुख निहाल सिंह, जिसने जो उस समय जो राजस्थान के मुख्यमंत्री बने थे वो कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। तो मोहनलाल सुखाड़िया को शपथ किसने दिलवाई थी? गुरुमुख निहाल सिंह ने शपथ दिलवाई थी। देखिए उसके बाद में राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट अपने याद रखना है। देखिए फैक्ट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस अपने को याद रखनी है। राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 को हुई थी, ये अपन ने शुरुआत में बात करी थी। तथा एकीकरण पूरा हुआ था 1 नवंबर 1956। यानी राजस्थान का जो एकीकरण है वो 18 मार्च 1948 को प्रारंभ होता है, 1 नवंबर 1956 तक चलता है। समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि राजस्थान के एकीकरण में कुल समय कितना लगा था, तो आप बताओगे 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। राजस्थान का प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री थे। क्या थे? मनोनीत थे। क्या थे? यानी वोट देके उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया था, यानी मनोनीत सीएम पहले कौन थे? हीरालाल शास्त्री थे। प्रथम निर्वाचित सीएम बने थे टीकाराम पालीवाल। कौन बने थे? टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित सीएम बने थे। कब बने थे? 3 मार्च 1952 को। जो कहां के निवासी थे? दौसा के निवासी थे। उसके बाद में याद रखना है एकमात्र आईपीएस अधिकारी मुख्यमंत्री कौन बना था? सीएम वेंकटाचार्य, जो भी क्या थे? निर्वाचित थे। कोई भी कौन से थे? निर्वाचित सीएम वेंकटाचार्य। उसके बाद में जयनारायण व्यास एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे। ये निर्वाचित वे मनोनीत दोनों प्रकार से सीएम बने थे। कौन है? जयनारायण व्यास। उसके बाद में एकीकरण के समय किशनगढ़ व शाहपुरा 2 ऐसी रियासतें थी जिनको तोप सलामी का अधिकार नहीं था। 2 ही रियासतें थी, यानी कुल 19 रियासतें थी। 19 में से 17 को तोप सलामी का अधिकार, ये तोप चला सकते थे। शाहपुरा और किशनगढ़ को जो है वो तोप सलामी का अधिकार नहीं था। उसके बाद में अपने को याद रखना है मारवाड़ का शासक हनुमान सिंह जो है वो अपने किस में मिलना चाहते थे? पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। मारवाड़ का शासक हनुमान सिंह मोहम्मद अली जिन्ना यानी
पाकिस्तान के जो मुख्य नेता थे उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। उसके कहने पे किस में मिलना चाहते थे, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष के कारण, उनके मनाने के कारण वे किसके दबाव में आकर वापस केस में शामिल हो जाते हैं, राजस्थान में शामिल हो जाते हैं। और अंतिम बात याद रखनी, एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का दूसरे चरण में प्रयोग हुआ था। हमने पहले बात करती, राजस्थान शब्द का दूसरे चरण में प्रयोग होता है, उसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से को मान्यता मिली थी 26 जनवरी 1950 को, यानी जिस दिन अपने देश में संविधान लागू होता है उस दिन राजस्थान शब्द की जो है वो क्या मिल जाती है, स्वीकृति मिल जाती है। उसके बाद में एकीकरण राजस्थान के निर्माण है तो अखिल भारतीय स्तर पर राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में राजस्थान में आंदोलन चला था। उसके बाद सिरोही आबू देलवाड़ा व चीफ कमिश्नर अजमेर मेरवाड़ा को राज्य का पुनर्गठन, ये अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इंडिया के यानी भारतीय जो है एकीकरण के आधार पर क्वेश्चन बनाए गए हैं। अजमेर के विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री हरिभाई उपाध्याय थे, ये भी क्वेश्चन अपने को इंपॉर्टेंट नहीं है। अगली बात, बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने, वही बात, ये बात इंपॉर्टेंट है कि बांसवाड़ा के शासक थे उसका नाम था चंद्रवीर सिंह। उन्होंने एकीकरण पर हस्ताक्षर करते समय ये कहा था कि मैं एकीकरण पर नहीं अपने डेथ वारंट पर जो है हस्ताक्षर कर रहा हूँ। लावा जो ठिकाना है 19 जुलाई 1948 को जयपुर रियासत में शामिल हुआ था। लावा ठिकाना है जो 30 से चरण में यानी चौथे चरण में जो है अपने क्या होता है एकीकरण में सम्मिलित होता है। जैसलमेर राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत है जिसने स्वतंत्रता से पहले पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना का प्रयास नहीं किया था। यानी जैसलमेर जो रियासत है उन्होंने कभी भी ये प्रयास नहीं किया था कि अपने क्या बनाए, अलग से प्रदेश बनाए, ऐसा कभी इन्होंने जो है प्रयास नहीं किया था। वो कौन सी रियासत है, जैसलमेर रियासत। यहां से क्वेश्चन आता है कि एकमात्र राजस्थान की रियासत जिन्होंने एकीकरण से पहले कभी स्वतंत्र प्रदेश बनाने का प्रयास नहीं किया था वो कौन सी थी, जैसलमेर रियासत थी। ये 19 रियासतें अपनी को टोटल रियासतें कितनी है, 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। 19 रियासतें और 3 ठिकाने, और एक कौन था, केंद्र शासित प्रदेश था। ये सारी रियासतों के नाम है, ठिकाने आपसे पूछे जाते हैं। एक ठिकाना निमराना अलवर कुशलगढ़ बांसवाड़ा और लावा टोंक 3 थे ठिकाने। एक था केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, और उसके स्थान कितने थे, 2 थे। एक तो अपने माउंट आबू, एक था अपना अजमेर। तो दोस्तों ये था अपना राजस्थान का एकीकरण। आपने बहुत कम समय में इसको पढ़ने का प्रयास किया। मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।